क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की लुटिया पूरी तरीके से डूब चुकी है? क्या पीएम मोदी का जादू मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होता रहा है? और क्या मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का दायरा इतना बड़ा रहा है कि पेट में पल रहे बच्चे से लेकर मरने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं पाया है? और व्यक्तियों की बात तो छोड़ दीजिए, सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है? बेहद कम शब्दों में मध्य प्रदेश में होने वाले हालिया विधानसभा चुनाव की कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइए और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए। हाल ही में एबीपी सी वोटर द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में जारी ओपिनियन पोल में कांग्रेस और भाजपा के मध्य कड़ी टक्कर होने का अनुमान लगाया गया। ओपिनियन पोल के अनुसार इस चुनाव में भाजपा को 106 से 118 तथा कांग्रेस को 108 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। राज्य के पिछले असेंबली इलेक्शन पर नजर डालें तो 230 विधानसभाओं वाले मध्य प्रदेश में 2013 में भाजपा को 165 सीटें मिली थी और कांग्रेस को मात्र 58 सीटें मिली थी। वहीं 2018 में पीएम मोदी के कथित जादू के बावजूद भाजपा को केवल 109 सीटें ही मिली और कांग्रेस को 114 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार 2013 में जब मोदी का कोई प्रभाव नहीं था, कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी, तो मध्य प्रदेश में भाजपा को 165 सीटें प्राप्त हुई और 2018 में जब मोदी का जादू चल रहा था, पूरे देश में चल रहा था और पूरे देश के सर चढ़कर बोल रहा था, तो भी भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी का जादू मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ? यह अलग बात है कि भाजपा ने 3-5-18 की राजनीति से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से अलग कर लिया और बीजेपी में शामिल कर लिया, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। 2018 में जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिल्कुल खिसका हुआ था और कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी, उस समय भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी। और अब जब कांग्रेस ने अपना खोया हुआ जनाधार फिर से प्राप्त करना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी की स्वीकार्यता देश में बढ़ने लगी है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम इसे प्रमाणित भी कर चुके हैं। अब जबकि जनता वर्तमान सत्ता से ऊब चुकी है, उबने लगी है, और ये बात मध्य प्रदेश पर भी लागू होती है। ये बात कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी समझ में आने लगी है, वरना भाजपा अपनी परंपरा को तोड़ते हुए इतने पहले ही चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं करती। मध्य प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार घोटाले पर घोटाले हुए या आरोप लगे, उसने भी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने घोटालों पर सरकार को घेरते हुए एक घोटाला सीट जारी की है। इस सीट की टैगलाइन है, घोटाला ही घोटाला, घोटाला सेट 50% कमीशन रेट। कांग्रेस ने इस घोटाला सीट के माध्यम से शिवराज सरकार में हुए 200 से अधिक घोटालों को जनता के समक्ष रखा है। राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि वर्तमान सरकार 50% कमीशन राज्य से घोटाला राज में परिवर्तित हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आप जब घोटाले के लिए गूगल पर सर्च करेंगे तो उस पर शिवराज सिंह चौहान की फोटो सामने आएगी। कमलनाथ ने भाजपा पर राज्य में 3 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसार में ऐसा उदाहरण शायद ही मिलेगा जिसमें गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके लोगों तक को घोटाले में शामिल कर लिया गया। आगे उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी घोटाला किया। महाकाल लोक घोटाला इसी प्रकार का घोटाला है जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने किया था, जिसके बाद एक आंधी आई और ढेर सारी मूर्तियां टूटकर गिर गईं। यानी शिवराज सरकार ने जो मूर्तियां लगाई वो हवा के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। कांग्रेस ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जिस पर मिस कॉल करके आम जनता भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार के अभियान से जुड़ सकती है। सीएजी द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में आयुष्मान घोटाला तथा पोषण पोषाहार घोटाला सामने आया है। आयुष्मान घोटाले में जहां मरे हुए लोगों के इलाज के फर्जी मामले मध्य प्रदेश में आए, वहीं पोषण पोषाहार घोटाला ने एक बार फिर से चारे घोटाले की याद दिला दी। चारा घोटाला तो याद ही होगा आपको। जिस प्रकार चारा घोटाला में चारा ढोने के लिए मोटरसाइकिल, टेम्पू, टैंकर, कार का प्रयोग किया गया था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के इस घोटाले में भी राशन को ढोने के लिए मोटरसाइकिल, टेम्पो, कार, टैंकर जैसे साधनों का प्रयोग किया गया। ये नंबरों से पता चलता है। ये अलग बात है कि सरकारी फाइलों में इन सब को ट्रक बताया गया था। सीएजी ने केवल 8 जिलों की जांच के आधार पर 110 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया है। यानी कि जब पूरे प्रदेश की जांच होगी, पूरे मध्य प्रदेश की जांच होगी, तो ये घोटाला कितना बड़ा निकलेगा, अंदाजा लगाकर देखिए। इस घोटाले के संबंध में एक और विशेष बात जान लीजिए। महिला और बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। यानी कि यह घोटाला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे या यूं कह लीजिए मूंछ के नीचे होती रही, लेकिन मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं चला। इसी प्रकार दवायर में छपी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 5,923 फर्जी विवाह कराए गए और 30 करोड़ का घोटाला किया गया। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए प्रदान करती है। इस प्रकार जहां कांग्रेस भाजपा सरकार के विभिन्न घोटालों को उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से सत्ता प्राप्त करने वाली भाजपा को
इस बार ज्योतिरादित्य का लाभ नहीं मिलने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि जिस चंबल क्षेत्र में सिंधिया का प्रभाव है और जहां पिछली बार कांग्रेस को 26 सीटें प्राप्त हुई थी, उस क्षेत्र में ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार भी कांग्रेस 22 से 26 सीटें जीत सकती है। यानी कि ज्योतिरादित्य के भाजपा में जाने से इस क्षेत्र के लोगों में कांग्रेस के प्रति लगाव कम नहीं हुआ है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में सिंधिया समर्थक जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए घाटे का सौदा न साबित हो जाए। पिछले कुछ दिनों में सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव, समंदर पटेल, वैद्यनाथ सिंह यादव, जयपाल सिंह यादव, रघुनाथ धाकड़, राकेश गुप्ता, गगन दीक्षित, प्रभुराम चौधरी भाजपा का दामन छोड़कर पुनः कांग्रेस में आ गए हैं। समंदर पटेल ने तो हाल ही में लगभग 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस को ज्वाइन किया है और इन सब ने भाजपा को छोड़ने के कारण के रूप में भविष्य की चिंता को उजागर किया है। यानी कि इन नेताओं को भी लगने लगा है कि भाजपा का भविष्य मध्य प्रदेश में खतरे में है। इन नामों में अभी कितने और नाम शामिल होंगे, कितने नए नाम जुड़ेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार भाजपा ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी की है, उससे तो यही लगता है कि चुनाव जीतने के लिए अब भाजपा भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपने ही बनाए सिद्धांतों को छोड़ा जा रहा है, उन्हें लात मार के किनारे किया जा रहा है। आपको याद होगा कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने यह दावा किया था कि भाजपा 75 वर्ष की उम्र के बाद अपने सदस्यों को सक्रिय राजनीति से दूर कर देगी, यानी कि उन्हें विधायकी और सांसदीय के टिकट नहीं दिए जाएंगे। पर मध्य प्रदेश की इस लिस्ट में 75 वर्ष की उम्र से अधिक वालों को भी टिकट दिया गया है। खबर यह भी है कि 4 अक्टूबर के बाद कभी भी मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। पिछली बार की यात्रा ने राहुल समेत पूरी कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया, ऊर्जान्वित कर दिया। उधर खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है। अब देखना यह है कि चुनाव से 2-3 महीना पहले मंत्रिमंडल विस्तार जैसी चीजों से चुनाव में कितना लाभ मिलता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार हावी हो सकते हैं। दलितों तथा अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के जो मामले हैं, वो भी बड़ी गंभीर स्थिति में है एमपी में। हाल ही में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने की घटना को अंजाम दिया। बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक व्यक्ति के पांव धोते हुए नजर आए, मगर उसके बाद पता चला कि जिसका पांव धोया गया उसके साथ सुसु कांड हुआ ही नहीं था। पांव धुलवाने वाला खुद ही सामने आकर कहने लगा कि मेरे ऊपर किसी ने पेशाब नहीं किया। बहरहाल, एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वालों को बड़े बड़े कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तालियां बजवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों का प्रदर्शन सामने आता है। पुरानी पेंशन और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की मांग हो रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी और बीजेपी शायद ये काम फिलहाल कर नहीं सकती। इसके बाद भ्रष्टाचार का मामला चर्चा में हो और मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला छूट जाए, ये कैसे हो सकता है। मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी बाबाओं के सहारे मध्य प्रदेश में चुनाव को मजबूत करने की कोशिश में थी, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस वाले कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सर झुकाकर, यूं कह लीजिए कि नतमस्तक होकर यह दिखा दिया कि यदि बाबाओं के सामने सर झुकाने से वोट मिलता है तो हम वो भी कर लेंगे, कोनो गुरेज नहीं है। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि कांग्रेस किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार है जो रास्ता मध्य प्रदेश में सत्ता दिलवा सकता है। याद करिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार अपने कार्यक्रमों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया और कहा कि बनाकर रहेंगे, जबकि ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। संविधान के खिलाफ की बात कही गई, मगर सत्ता के लिए सब कुछ चलबुल है, चाहे उसके लिए हुर्र फुर्र चुर करके कैंसर का इलाज ढूंढने वाले बाबा के चरणों में नतमस्तक ही क्यों न होना पड़े, विवादित संगठन में अच्छे लोगों के होने की बात ही क्यों न कहनी पड़े। इस समय कांग्रेस को सब मंजूर है। बाकी राज्यों के चुनाव पर लगातार हम आपको कवरेज देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।